अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की सीरीज़ में ये सबसे पहली वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है जिसको हमने पढ़ना है उस सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कौन कौन सी प्रोविजन को हमने एलाबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है और पेपर के हवाले से उसे अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स को सीखना है और उसे प्रिपरेशन उसकी कैसे करनी है। तो इसके लिए ये फॉलोइंग कोर्स आउटलाइन है। LLB पार्ट 3 के स्टूडेंट्स जो कि न्यू कोर्स वाले हैं उनके लिए उनका जो सब्जेक्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें भी ये तमाम चीज़ें आएंगी। और जो LLB पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं न्यू कोर्स वाले, उनके लिए भी यही तमाम चीज़ें हैं, यही तमाम हेडिंग्स हैं, यही तमाम टॉपिक्स हैं जिनको उन्होंने कवर करना है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए। तो अपनी आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। आउटलाइन में सबसे पहली जो चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो 1872 का है, उसमें प्रीलिमिनरी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस चैप्टर में ऑलमोस्ट ये सारे चैप्टर्स हैं, 13 ये सारे चैप्टर्स हैं। और उसके बाद आपकी जो बेयर एक्ट है उसको भी आपने एक दफ़ा पढ़ना है ताकि आपने अच्छे नंबर सिक्योर कर सकें। अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी हम थोड़ा बहुत इनको टच कर लेते हैं ताकि जब हम एक्सप्लेन वीडियोस में चलें, जब हम टॉपिक को डिटेल में तैयार करें तो हमें बेस पॉइंट पता हो कि इस टॉपिक की जो बेस पॉइंट है, जो मेन पिथ है, वो क्या है। तो इधर आप देखिए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें होती हैं कि आपने सिंपली कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक किस्म का मुआहदा है। मुआहदा यानी कि एक किस्म का एग्रीमेंट है। ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ एनफोर्स कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, इस हवाले से कोई भी सेल एंड परचेज का मामला है, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस का मामला है, कोई चीज़ों की रद्दोबदल का मामला है, किसी भी किस्म के मामले में जो उनका एग्रीमेंट है, जो उनका मुआहदा है, कोई भी काम करने के हवाले से, किसी भी काम से रोकने के हवाले से, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसे हम मुआहदा कहते हैं। तो जो पहला चैप्टर होगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सिंपली आपने डिफाइन करना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हर वो एग्रीमेंट जिसे लॉ एनफोर्स कर सकता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्रीमेंट क्या है और की ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, इन सब चीज़ों की आपने बिल्कुल माइनर सारी बिल्कुल शॉर्टेस्ट सारी ब्रीफेस्ट सारी आपने डेफिनेशन बतानी है। तो ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ये एग्जाम्स के हवाले से एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप अगर नहीं भी करेंगे तो ईजी है, लेकिन चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टोटली बेस है, इधर से ही डेफिनेशंस वगैरह निकलेंगे तो ये करना उस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। पर्टिकुलर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से आपका कोई भी सवाल नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी मुआहदा फॉर्म कैसे होता है। किसी भी चीज़ में जब कोई ऑफर होती है, अगला बंदा उसकी एक्सेप्टेंस देता है किसी भी कॉन्सिडरेशन के बदल में, यानी कि फॉर एग्जांपल अब मिस्टर ए है, वो मिस्टर बी को कहता है कि आप मेरा ये पेन खरीद लें, तो ये एक ऑफर है, एक प्रपोजल है। अगला पर्सन कहता है ठीक है मैं खरीद लेता हूँ, तो ये एक्सेप्टेंस है, उसने कबूल किया है। उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में जब थर्ड चीज़ आएगी कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन ये वाली कॉन्सिडरेशन का मतलब होता है बदल, कि मैं ये पेन तुमसे खरीदता हूँ, वो कहेगा 10 रुपये में तुम ये पेन मुझसे खरीदो। 10 रुपये जो है, जो प्राइस है, जो किसी भी चीज़ का बदला है, रिवॉर्ड है, उसे हम कॉन्सिडरेशन कहते हैं। ये तीन चीज़ें मुकम्मल होंगी तो फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो केम इनटू फोर्स आता है, वो फॉर्म होता है। अगर ऑफर होगी, एक्सेप्टेंस होगी और थर्ड चीज़ कॉन्सिडरेशन होगी तो फिर जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फिर जब हम डिटेल इसके टॉपिक में जाएंगे उसमें और भी चीज़ें आती हैं कि पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, उसके बाद आपकी कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि इलीगल हो, आपका ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, आपकी इंटेंशन होनी ज़रूरी है कि आप वाकई में कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आपकी कैपेसिटी होनी ज़रूरी है कि आप साउंड माइंडेड हो, अक्ल और शऊर रखें, आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो लॉ के अगेंस्ट हो। ये तमाम चीज़ें मुकम्मल होगी तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मेन आपने ये याद रखना है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने सब चीज़ों को डिफाइन करनी है। सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी है अभी के लिए कि हर वो एग्रीमेंट जिसको लॉ एनफोर्स कर सकता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 के फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने तीन चीज़ें याद रखनी है, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कॉन्सिडरेशन। ऑफर कोई भी ऑफर देना, एक्सेप्टेंस अगला जो एक्सेप्ट कर लेगा, और कॉन्सिडरेशन जो उसका बदल है, जो नेमुल बदल उसको चीज़ से प्राइज मिलेगी या उसको कोई भी किस्म का सिला मिलेगा, बदल मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, उसे हम कॉन्सिडरेशन कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 है कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल एंड वॉइड एग्रीमेंट्स है। ये कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंट काइंड्स हैं।
कॉन्ट्रैक्ट के काइंड्स आप कह सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंट कंडीशंस कह सकते हैं। 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक आपका होता है वैलिड, एक होता है वॉइड और एक होता है वॉइडेबल। इसमें जो सबसे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसको लॉ एनफोर्स कर सकता है, जो टोटली लीगल बाउंड्रीज के अंदर फिक्स होता है उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो हर लिहाज से परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो सिरे से ही अपना वजूद नहीं रखता, जिसको सिरे से ही लॉ कहता है कि ये नल एंड वॉइड है, हम इसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ये इलीगल है, या ये किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे है जो कि इलीगल है, या ये कोई ऐसी पार्टी से ये कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने की अहल नहीं है, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, तो उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसको लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता। नंबर 3 आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो कि पार्टीज पे डिपेंड करते हैं कि वो इसको एनफोर्स करवाना चाहती हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी सेल परचेज का मामला है जिसमें अगर हम खुद से कोई स्टाम्प पेपर वगैरह ले आते हैं और उसमें खुद से साइन कर देते हैं, लेकिन हम लॉ की एनफोर्समेंट उसमें नहीं करवाते, अगर कोई अगला पर्सन उसकी खिलाफवर्जी करता है मुआहदे की, फिर भी हम उसको कोर्ट में नहीं लेके जाते, हमारे भाईचारे का जो वहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है, या उसको हम वैसे इग्नोर कर देते हैं, उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइडेबल, क्योंकि वैसे तो हर कॉन्ट्रैक्ट को लॉ एनफोर्स कर सकता है, वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ एनफोर्स कर सकता है उसको हम वैलिड कहेंगे। जो सिरे से ही इलीगल है, जिनको लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता, उनको हम वॉइड कहेंगे, और जो पार्टीज पे डिपेंड करते हैं कि वो एनफोर्स करवाएं या ना करवाएं, उन्हें हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये 3rd चैप्टर में आपने इसी से डिटेल चीज़ें पढ़नी है, ये बेस पॉइंट आपका ये होगा। 4th चीज़ें पे आते हैं कम्युनिकेशन कैसे होगी, एक्सेप्टेंस कैसे होगी, रेवोकेशन कैसे होगी प्रपोजल की। प्रपोजल से मुराद यहाँ आपकी ऑफर है, जो वेरी फर्स्ट स्टेप है इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कैसे स्टार्ट की जाएगी ऑफर। जो बंदा ऑफरर है, जो बंदा प्रपोजल दे रहा है, जिस बंदे ने कुछ चीज़ सेल करनी है या कोई काम करवाना है, वो कम्युनिकेट कैसे करेगा, वो किस तरह से किन मोड्स के जरिए से अपनी ऑफर को अगले पर्सन तक पहुँचाएगा, उस चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अगला पर्सन जो है, जो ऑफरी है, वो एक्सेप्ट कैसे करेगा, वो उस प्रपोजल को कैसे बताएगा कि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसके लिए क्या क्या मोड्स होंगे, क्या क्या टर्म्स उसे फॉलो करनी पड़ेगी, क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगी, बाइंडिंग पॉइंट्स क्या क्या होंगे, लिमिटेशंस क्या क्या होंगे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। रेवोकेशन का मतलब होता है वापस दे आना, रिवोक कर देना। मैं एक ऑफर देती हूँ कि आप ये पेन ले लें मुझसे 10 रुपये का, उसके बाद अगला पर्सन एक्सेप्ट करने से पहले ही मैं कहती हूँ नहीं, मैंने ये पेन नहीं बेचना नहीं है, मैंने ये सेल नहीं करना, इसे हम रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल कहते हैं। ऑफर दे के बाद में उसे खत्म कर देना, रिवोक कर देना, रिवर्स कर देना, इसे हम रेवोकेशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोई भी प्रपोजल, ऑफर या कोई भी एक्सेप्टेंस को हमने कम्युनिकेट कैसे करना है, किन कंडीशंस को फॉलो करते हुए कम्युनिकेट करना है, कैसे कैसे टर्म्स को फॉलो करना है, क्या रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करनी है, किन कंडीशंस में आपकी ऑफर वैलिड नहीं रहती, किन कंडीशंस में वो वैलिड रहती है, अगला पर्सन एक्सेप्टेंस कैसे शो करेगा, उसके बाद आप अपनी ऑफर को रिवोक कैसे कर सकते हैं, कितना टाइम पीरियड है जिसके बाद खुद ब खुद ऑफर रिवोक हो जाती है, इन सब चीज़ों को हम एलैबोरेट करेंगे। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है आपकी फ्री कॉन्सेंट का। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई पर्सन ऑफर करेगा, अगला एक्सेप्टेंस शो करेगा, तो अगला कंसिडरेशन के साथ, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन इस तमाम प्रोसेस में, ऑफर में, एक्सेप्टेंस में या कंसिडरेशन में आपकी जो कॉन्सेंट है दोनों पार्टीज़ की, जो बायर है जो सेलर है, दोनों की, उनकी फ्री कॉन्सेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्री कॉन्सेंट क्या है? फ्री विल, यानी कि इंसान अपने किसी भी किस्म के दबाव से, प्रेशर से या किसी भी किस्म की मिस्टेक से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड से आज़ाद होकर कहे कि मैंने ये चीज़ खरीदनी है, या वो कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हो। अब इसमें फ्री कॉन्सेंट में डिफरेंट चीज़ें आती हैं। फ्री कॉन्सेंट आपकी कब फ्री होगी, इसको एलैबोरेट करने के लिए, अगर उसमें फ्रॉड मौजूद नहीं है, अगर उसमें मिस्टेक मौजूद नहीं है, अगर उसमें कोएलियन मौजूद नहीं है, अगर उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है, अगर उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस मौजूद नहीं है। ये तमाम चीज़ें अगर किसी बंदे की कॉन्सेंट में हर्डल क्रॉस नहीं कर रही, तो हम कहेंगे कि उसकी कॉन्सेंट फ्री है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे की कॉन्सेंट, मैं आपको ये पेन दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये पेन बहुत अच्छा है, ये वाटर प्रूफ है, इससे आप 24 आवर्स तक लिख सकते हैं, और आप 10 रुपये में मुझसे ले लें।
अब अगला बंदा इसके जो मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं उसको देखते हुए, उनको सुनते हुए उसने कहा ठीक है मैं ये ले लेता हूँ। लेकिन अगर कल को पता चले कि मैंने इसमें फ्रॉड किया था, ये ना 24 आवर्स तक चलता है, ना ये वाटर प्रूफ है, और ये बहुत सस्ता, बहुत डुप्लीकेट, बड़ा गंदा सा मार्कर है। अब आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ पर फ्री नहीं थी क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैंने फ्रॉड करके ली है, तो इसमें आपके कोर्ट में जाकर अपनी कॉम्पनसेशन वहाँ से ले सकते हैं। नंबर 2 आती है अगर कोई चीज़ मिस्टेक में आपको शो कर दी गई और आपने वहाँ पे कॉन्सेंट दे दिया तो वो भी आपकी फ्री कॉन्सेंट नहीं है। अगर कोई इंसान कोवेरियन के साथ कोई प्रेशर डालकर, कोई दबाव डालकर, कोई धमकी दे के आपको आपकी कॉन्सेंट लेता है कि आप ये काम करेंगे, एग्रीमेंट साइन करेंगे, ज़मीन मेरे नाम लगाएं, तो वो भी चीज़ें आपकी फ्री कॉन्सेंट में नहीं आती। अगर कोई मिस रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंट करना, कंसीलमेंट कर देना फैक्ट्स की, छुपा देना चीज़ों को और बताना कुछ इनरियल चीज़ें कुछ और हो, तो उसमें भी आपकी जो कॉन्सेंट है वो फ्री नहीं रहती। अगर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ आपकी कॉन्सेंट लेता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा किसी रिलेशनशिप में होता है। फॉर एग्जांपल जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल जो माँ बाप का और बच्चों का रिलेशनशिप है, इसे हम फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं, या पहुनी रिश्ता जिसे हम कहते हैं, उस्ताद का शिगिर्द से थोड़ा बहुत जो क्लोज, वेरी क्लोज रिलेशन होता है, उस रिलेशन को यूज़ करते हुए इलीगली कोई इंसान आपको कोई एग्रीमेंट साइन करवा लेता है, तो उसमें भी आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं रहेगी। तो फ्री कॉन्सेंट पे हम पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट वाले डिटेल चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कॉन्सिडरेशन पे। कॉन्सिडरेशन मैंने पहले भी आपको बताया, कॉन्सिडरेशन का मतलब होता है बदल, यानी कि इन रिटर्न कोई चीज़ देना। मैं आपको ये पेन दे रही हूँ, आप इसे ले रहे हैं, आप इन रिटर्न मुझे क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, 10 रुपये दे रहे हैं या 20 रुपये दे रहे हैं, या आप मुझे इन रिटर्न कोई सर्विस दे रहे हैं, या इन रिटर्न मुझे लव एंड अफेक्शन दे रहे हैं, उसको हम कॉन्सिडरेशन कहते हैं। अब इसमें हमने देखना है इस पूरे चैप्टर में कि लॉफुल कॉन्सिडरेशन क्या होगी, अनलॉफुल कॉन्सिडरेशन क्या होगी, कौन कौन सी कॉन्सिडरेशन किन किन मोड्स में, किन किन कंडीशंस पे होगी, इन तमाम चीज़ों को हमने एलैबोरेट करना है। अगला आपका सवाल है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आपने हमेशा याद रखना है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से मुराद वो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट हो, विच डिपेंड्स अपॉन सम कंडीशंस। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी कंडीशन पे डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट करती हूँ कि जब कल को मेरा बाई लाहौर से वापस आएगा तो फिर मैं आपको 20,000 रुपया दूंगी। अब ये कंडीशन है, या मैं कहती हूँ कि जब हमारी फसल पक जाएगी उसके बाद मैं आपको इतने बोरी चावल दूंगी। अब ये भी एक कंडीशन है, क्योंकि अगर वो चीज़ फुलफिल होगी तो फिर ही मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकती हूँ। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसमें फिर आप डिफरेंट पढ़ेंगे, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किन सर्कमस्टांसेस में एनफोर्स हो सकता है, किन में वो इम्पॉसिबल बन जाता है, किन में वो लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता, उनको तमाम एलैबोरेट करेंगे। आगे है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपने किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, कहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस होगी, किस प्लेस पर की जाएगी, कौन से टाइम पर की जाएगी, किस लिमिटेड टाइम के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, उन तमाम चीज़ों को हमने एलैबोरेट करना है। उसके बाद है सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इन सबको छोटी एक टर्म है कोजाई कॉन्ट्रैक्ट, कोजाई या क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट, आप कुछ भी पढ़ें। क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि हमने पहले भी पढ़ा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब हमने बनाना है उसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस और कॉन्सिडरेशन मस्ट होती है। लेकिन ये जो कोजाई कॉन्ट्रैक्ट है इनमें ना तो ऑफर है, ना ही एक्सेप्टेंस है, ना ही कॉन्सिडरेशन है, लेकिन स्टिल वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। इसीलिए उसने कहा है रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि टोटली ये कॉन्ट्रैक्ट से रिजेंबल करता है, लेकिन इसमें वो तमाम एसेंशियल्स मौजूद नहीं है जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। होता ही है कि अगर आप किसी जगह से गुजर रहे हैं और आपको नीचे से कोई ज़मीन से कोई चीज़ मिली है तो आप उसे उठा लेते हैं। जैसे ही आप उसे उठाएंगे आपकी और चीज़ का जो ओनर है उसके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑटोमेटिकली बना देता है। आपकी ड्यूटी बनती है, आपने एक्सेप्टेंस कर लिया, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसके ओनर को तलाश करें, उसको चीज़ वो रिटर्न करें, वहाँ से जो कॉन्सिडरेशन या कोई नाम अगर उसने रखा हुआ है चीज़ गुमशुदा चीज़ के मिलने पर उससे आप क्लेम करें कि मुझे अवार्ड मिले। तो इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपकी कोजाई कॉन्ट्रैक्ट में आती है। डिटेल वीडियोस में हम पढ़ेंगे बाद में। अभी जस्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि चीज़ें इसमें बहुत आसान है। उसके बाद है द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेज। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करना। अगर आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है क्या तुम मुझे अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दो और मैं आपको इसके रिटर्न में इतने पैसे दूंगा। अब होता ही है कि अगर वो इंसान आपसे पैसे ले लेता है लेकिन आप वो ज़मीन आपके नाम नहीं करता, वो ब्रीचमेंट कर देता है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो फिर आपके पास क्या रेमेडीज़ मौजूद होगी। आप अगर अदालत में जाते हैं वहाँ पे अदालत आपको कैसे कॉम्पनसेट करेगी,
किन चीज़ों की बिना पर वो करेगी, या आपके पास कौन कौन से नताए जिसके क्या होंगे, क्या आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, उन तमाम चीज़ों से रिलेटेड आपने इस चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद है इंडेमिनिटी और गारंटी क्या है। इंडेमिनिटी में आपने याद रखना है कि दो पार्टीज इसमें होंगी, इंडेमिनिटी होल्डर और इंडेमिनिटी फायर। और गारंटी में आपकी हमेशा 3 पार्टीज होती हैं जिसमें एक श्योरिटी भी होता है। अब इसमें गारंटी में तो आपने यूजुअली आम रूटीन में भी चीज़ें देखी, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वो आगे से ओनर कहता है कि मैंने आपको मोबाइल नहीं, आपको गारंटी लेके आए, तो आपको तीसरा पर्सन जामन लेके जाते हैं, श्योरिटी लेके जाते हैं, जो आपके भी हाफ पे कहता है अगर इसने विद इन मंथ्स या इस तमाम दुरानिया में वो आपको ना पैसे रिटर्न किए तो इसके भी हाफ पर मैं पैसे दूंगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी का नाम देते हैं। और इंडेमिनिटी में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक साइकिल स्टैंड पे गए हैं, वहाँ पर आपने अपनी साइकिल लेनी, लेकिन आपके से वो पर्ची गुम हो गई है जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था, जो टोकन होता है, तो आप उसको कहते हैं कि आप ये साइकिल मुझे दे दें क्योंकि ये मेरी ही साइकिल है, तो वो आदमी आपको नहीं दे रहा। लेकिन आप अगर उसे इंडेमिनिफाई करते हैं कि अगर कल को तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो वो नुकसान मैं भरूंगा, तो इस चीज़ को हमने इंडेमिनिटी का नाम दिया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है बेलमेंट का। बेलमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत वाइडर है, बहुत इजी भी है। बेलमेंट वाले कॉन्सेप्ट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप बहुत इजी वर्डिंग में ये है कि अगर आप किसी पर्सन को कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपनी कोई गुड्स देते हैं कि जब तुम्हारा ये काम हो जाएगा तो तुम वो जो गुड्स वापस कर देना, मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूंगा, इसे हम बेलमेंट कहते हैं। हम अपने कपड़े दर्जी को दे के आते हैं कि इन कपड़ों की आप साड़ी है, इन कपड़ों की आप फ्रॉक बना दें, जैसे ही वो फ्रॉक बन जाएगी वो आपको फ्रॉक रिटर्न कर देगा, आप उसे पैसे दे देंगे। ये बेलमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसमें बेली बेलर फिर किन किन कंडीशंस में बेलमेंट होगी, बेलमेंट कैसे वैलिड होगी, बेलमेंट कैसे इलीगल हो जाएगी, बेली की क्या काम है, बेलर के क्या काम है, इन तमाम चीज़ों काइंड्स क्या है बेलमेंट की, इन तमाम चीज़ों हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट वाला है एजेंसी। वैसे हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कॉन्सिडरेशन बहुत मैटर करती है, ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ आपकी कॉन्सिडरेशन भी होनी चाहिए, लेकिन एजेंसी वो वाहद कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आपकी कॉन्सिडरेशन मौजूद नहीं होती। एक बंदा एज ए एजेंट काम करता है लेकिन उसको कोई भी पर्टिकुलर पे नहीं मिल रही होती, उसको हम एजेंसी कहते हैं, जिसमें कॉन्सिडरेशन बदल या रिवार्ड आपका या पे आपकी नहीं होती। उसके बाद आपके सारे प्रोविजंस है कॉन्ट्रैक्ट के, अपने बेयर में सारे आर्टिकल जो सारे जो सेक्शंस हैं उनको भी आपने पढ़ना है। तो ये आपका टोटली आउटलाइन थी, इनको आपने हमने एलैबोरेट करना है। आज वेरी फर्स्ट वीडियो थी और वेरी फर्स्ट वीडियो में हमने सारी आउटलाइन को डिस्कस किया। इसमें जस्ट इसका मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। बाकी इन सबको एक एक वीडियो में हम अच्छी तरीके से डिटेल पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि इनमें चीज़ें कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनको अगर आप छोड़ देंगे तो आपका पेपर नहीं हो सकता। तो इसमें आप देखें कि जो पहला चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पर्टिकुलर आपका 20 या 25 नंबर का सवाल नहीं आता, लेकिन इसमें आपने हर क्वेश्चन की जो बेस पॉइंट है वो आपकी इस चैप्टर में है, क्योंकि इस चैप्टर में सारे डेफिनेशंस आती हैं। एग्रीमेंट क्या है, डिफाइन उसके बाद डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उन तमाम चीज़ों से आपकी चीज़ें आती हैं। नंबर 2 है आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका वो पूछता है कि एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखें, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या होंगी, उसके लिए फिर आपने बताना है ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, पार्टीज कैसे मौजूद होगी, सब्जेक्ट मैटर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंटेंशन कैसे मैटर करती है, फ्री कॉन्सेंट कैसे मैटर करती है, उसके बाद आपकी लॉफुल कंसिडरेशन कैसे मैटर करती है, ये तमाम चीज़ आपने एलैबोरेट करनी है। उसके बाद ये तो थर्ड क्वेश्चन है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल और वॉइड एग्रीमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो पूछते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कैसे हो जाता है, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड है उसकी क्या कंडीशंस होगी, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस रेवोकेशन। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन आप इसे छोड़ भी सकते हैं, इतना खास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्री कॉन्सेप्ट आपका टू मच इंपॉर्टेंट है। फ्री कॉन्सेप्ट में अक्सर आता है कि ऐसे कौन से विशिएटिंग फैक्टर हैं जो आपकी फ्री कॉन्सेंट को फ्री नहीं रहने देते, यानी कि आपकी कॉन्सेंट को फ्री होने से अनफ्री कर देते हैं, आपको कॉन्सेंट को बिल्कुल भी आज़ाद नहीं रहने देते। उन तमाम फैक्टर्स को एलैबोरेट करें। उसमें फिर आपके ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, फ्रॉड है, मिस्टेक है, कोरियन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। और बाज़ औक़ात तो वो पर्टिकुलर पूछते हैं कि आप फ्रॉड और मिस्टेक को ही बताएं कि वो कैसे आपकी फ्री कॉन्सेंट को इन्फ्रिंज करते हैं, कैसे आपकी कॉन्सेंट को फ्री नहीं रहने देते। फिर आपने फ्रॉड के क्या सेंसेस हैं उनको एलैबोरेट करना है। उसके बाद ये जो कॉन्सेंट्रेशन वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ऐसा जिसमें मटीरियल नहीं है कि आप छोड़ भी देंगे इट्स ओके। उसके बाद कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ही, इसके थोड़े सारे सेक्शंस हैं, कोई 5 या 6 सेक्शंस हो गए। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी सवाल है ये। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके। उसके बाद ये जो कोजाई कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वो अक्सर पूछता है कि अगर आपके पास ऑफर एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन नहीं है लेकिन फिर भी आप लॉ आपको कोई भी चीज़ों में लाइबल करता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने के लिए कहते हैं, तो वो कौन सी कंडीशंस है। तो उसमें
उसमें फिर आपको एलेबोरेट करना है कि वो कुजाई कॉन्ट्रैक्ट वाले कंडीशंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करता है, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीचमेंट करता है, तो आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल होगी, आपने इसको एलेबोरेट करना है। इंडेमनिटी एंड गारंटी टू मच इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंशिएट करके पूछता है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बेलमेंट आपका इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी है, कॉन्सेप्ट इसके बहुत ईजी है, अक्सर वो बेली और बेलर की राइट्स एंड ड्यूटीज पूछते हैं, तो आप उसे रीड करेंगे तो वो हो जाएगा। एजेंसी वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो बाकी ये है कि ये टोटल आपकी कोर्स आउटलाइन थी, इसको अच्छी तरीके से देखें और बाकी हर टॉपिक पे आपकी डिटेल वीडियोस मौजूद है, वहाँ पे जाकर जरूर डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को पास पेपर्स के साथ। लेकिन ये वीडियो का बस मकसद ये है कि आपको कितना पता चल जाए कि आपकी कोर्स आउटलाइन क्या है इस सब्जेक्ट में। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इस टोटल ये जो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर है, इसमें ये तमाम चीज़ों को जब आपने करना है तो आपके सिर्फ 80 मार्क्स सिक्योर होंगे, क्योंकि आपका जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर है वो 2 पोर्शन पे डिपेंड करता है। एक आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। तो 20 मार्क्स का एक सवाल वहाँ से आता है और 4 सवाल आपके यहाँ से आते हैं। तो 80 मार्क्स के पोर्शन में आपने इतना सिलेबस है जो आपने तैयार करना है। बाकी इन सब की डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, जिन पे स्टार लगा है वो आपने तैयार कर लेनी है और बाकी इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।